चाहे आप गौरव आर्या सर की वीडियो देख लो या कोई भी न्यूज चैनल, ये सारे किसी ना किसी तरीके से नेपाल जेएनजी प्रोटेस्ट के पीछे अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हो सकता हो कि केपी शर्मा ओली को हटवाने के पीछे अमेरिका का हाथ हो, क्योंकि पॉलिटिक्स कितनी डीप हो सकती है इसे डिकोड करना मुश्किल है। लेकिन क्या जनरेशन जी इतनी नासमझ होती है कि किसी के भड़कावे में आकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दे? क्या इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता? बिल्कुल आता है, क्योंकि जेएनजी कोई बच्चों का ग्रुप नहीं है। आप नेपाल प्रोटेस्ट में देखोगे तो करीब 95% लोग 24-25 साल की उम्र के हैं। क्या ये सारे आपको बेवकूफ नजर आते हैं कि किसी ने भड़काया और ये भड़क करके इतने आगजनी, इतने तोड़फोड़ करने लग गए? मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ कि यदि आप सरकार के रवैये से नाखुश है तो क्या करेंगे। मीडिया से तो 1% का भरोसा है नहीं कि वो आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। विपक्षी नेता से आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है आप खुद देख सकते हैं। जब आप बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो कांग्रेस आपके साथ होने का दिखावा करेगी, और जब किसी कांग्रेस पार्टी के स्टेट में जाकर के आवाज उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी ही आपके साथ है। लेकिन एक बात कॉमन है कि आपको आवाज हर पार्टी के खिलाफ उठाना ही होगा। ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? एक सिर्फ सोशल मीडिया ही तो है ना, जिसके थ्रू आप अपनी आवाज को करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हो। और अगर यही सरकार सोशल मीडिया को ही बैन कर दे तब? और यही सेम कंडीशन नेपाल में भी हुआ। ना ढंग की शिक्षा, ना रोजगार, पीक लेवल पर भ्रष्टाचार। नेपाली पॉलिटिशियंस के बच्चे फॉरेन कंट्री से सॉफ करते हुए पिक डालेंगे और आम नेपाली लोग केदारनाथ आकर के लोगों को अपने पीठ पर ढोएंगे। और तो और इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी वो सरकार के खिलाफ एक आवाज ना उठा पाए, इसके लिए सरकार सोशल मीडिया ऐप को भी बैन कर देगी। तो आपको क्या लगता है, अमेरिका को जरूरत भी पड़ेगी कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाए? ये सब देख करके कम समझदार आदमी भी सरकार को जोरदार तमाचा मारना चाहेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका ये सब नहीं करवा रहा है तो सारे प्रोटेस्टर पीएम ओली के इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे थे? उन्हें तो सिर्फ सोशल मीडिया पर लगे बैन हटवाने से मतलब होना चाहिए था ना। तो बिल्कुल इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वो केवल बैन हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाकी फिलहाल उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान जिस प्रकार से उन पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानियों से बौछार की गई, यहाँ तक कि सरकार ने उन्हें शूट करने का भी आदेश दे दिया था। और इसी वजह से कम 20 प्रोटेस्टर्स मारे जा चुके थे। सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटवाने के लिए सरकार के द्वारा 20 लोगों को मार दिया जाना ये कोई छोटी बात नहीं होती। वहाँ की सरकार द्वारा एक 12 साल के बच्चे के शरीर को भी गोलियों से भून दिया गया, और फिर इसके बाद प्रोटेस्ट ने ऐसा रूप लिया कि जो भी उनके सामने आया सब जल करके खाक हो गया। अब नेपाली प्रोटेस्टर्स के लिए ये मैटर ही नहीं करता था कि सोशल मीडिया का बैन हटे या ना हटे। इन्होंने अपने सामने जो कुछ भी पाया सब कुछ जला डाला। पार्लियामेंट से लेकर के नेताओं के घर तक जो भी नेता इनके सामने आते उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पीटा। इनके आक्रोश को देखते हुए करीब 21 सांसदों ने इस्तीफा दिया, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर रमेश लेखक। खबरें तो ये भी उड़ी थी कि केपी शर्मा ओली इलाज के बहाने दुबई भागने के फिराक में है, लेकिन कुछ समय के बाद ही इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 9 सितंबर को ओली ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा, और कुछ समय बाद ही राष्ट्रपति ने भी, रामचंद्र पौडेल ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। नेपाल के अब इस अनस्टेबल पॉलिटिक्स में क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरीके से नेपाली जनरेशन ने सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है वो काफी काबिल तारीफ है। इन सारी चीजों पर आपकी क्या राय है ये कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, आपको वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।